बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदेद नाजरीन। आज मकालमा के का चौथा प्रोग्राम है और आप सबको खुश आमदेद। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर हुमा बकाई। गुज़िश्ता 3 प्रोग्राम्स में हमने 3 ऐसे ममालिक के बारे में गुफ्तगू की जिनके साथ हमारा रिश्ता अहमियत रखता है, बहुत ज़्यादा अहमियत। अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान और अमरीका। आज की नशिस्त में हम चाहते थे कि हमारी आबादी का एक बहुत अहम हिस्सा जो पाकिस्तान के मुस्तक़बिल में एक तामीरी रोल अदा करेगा, उनके कीमती ख़यालात से आगाह करें आपको, और हम भी उनको सुनें, उनके सवालात, उनके ख़यालात, और उनसे भी सीखें। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, लेकिन एक और बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट आई है जिसके लिए मैं आप लोगों को बहुत अहम समझती हूँ, और वो ये रिपोर्ट है कि 2023 में इलेक्शंस में फैसला कुन वोट आपका होने वाला है, क्योंकि 45.8% वोटर 18 और 35 साल के बीच में हैं। तो अगर आपने निकल कर वोट डाला तो फिर फैसला आपके हाथ में है। और मुझे और जेजे को लगा कि अगर इतना बड़ा फैसला आपके हाथ में है तो फिर फॉरेन पॉलिसी के हवाले से आपकी सोच और फहम को भी मालूम करना चाहिए। तो हमने और शोज़ किए, हमने बहुत मुतबर लोगों से बात की। आप में से कुछ लोग मुझे बता रहे थे शो से पहले कि आपने वो शोज़ देखे भी हैं। कुछ लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि थोड़ा ब्लेंड है, थोड़ा और इंटरेस्टिंग कीजिए अपने शो को। सो एडवाइस वेल टेकन, वो भी कोशिश करेंगे। जे सवालात आप शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। पहला सेगमेंट रखेंगे अफगानिस्तान पर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जी। अस्सलाम वालेकुम। और तारुफ भी आपका। जी, मेरा नाम अब्दुल आहद है और मैं मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात से मुतल्लिक है। अभी जो रीसेंट शिफ्ट है पाकिस्तान का, क्या आपको लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक है टुवर्ड्स अफ़गानिस्तान, और ये जो रिलेशनशिप है ये क्या हमें फ्यूचर में हॉन्ट कर सकता है? मैं यहाँ से बात का जवाब दूँ आहद साहब के शायद अफ़गानिस्तान और हमारी रिलेशनशिप ऐसी है कि मैं हॉन्ट का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करूँगी, लेकिन समझिए इट्स इंटरवाइंड। मतलब हम चाहे नेगेटिविटी हो अफ़गानिस्तान में, चाहे पॉजिटिविटी हो, असर हम पे ज़रूर होता है। सवाल आपका ये है कि ये जो वहाँ पे चेंज आई, जो कैप्चर ऑफ पावर हुआ तालिबान का और अमेरिका का इनखला हुआ, इसके बाद क्या पाकिस्तान में इस हवाले से बहुत एंथुसियाज़म है? शुरू में तो बहुत एंथुसियाज़म था, जे भी ज़रूर जवाब देंगे, लेकिन मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि ये बात वजह है कि पाकिस्तान का स्टांस वैलिडेट हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान तवातुर के साथ अरसे से ये कहते था कि कोई अस्करी हल नहीं है, आपको सियासी हल की तरफ जाना ही पड़ेगा। और ये उस वक्त से ये बात हो रही थी जब जनरल कियानी थे, उनके सामने जब अमेरिका में अफवाज बढ़ाने की बात हुई, ही वॉज इन वाशिंगटन, तो भी उन्होंने कहा कि आप लोग गलत कर रहे हैं और इसका सियासी हल ढूंढें। तो हमारा पॉइंट वैलिडेट हुआ है। और जो एक दूसरी चीज़ शायद पाकिस्तान के लिए तकलीफ दे थी, वो ये थी कि बावजूद इसके कि कम अज़ कम हमारा फ़हम ये है कि हमने अफ़गानिस्तान के लिए वी लिटरली बेंट बैकवर्ड्स टू एकोमोडेट देम, लेकिन पिछले 10-12 सालों में इंडिया ने वहाँ एक स्ट्रैटेजिक स्पेस हासिल की जो शायद हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई। तो जो इंडिया का किरदार वहाँ कम हुआ तालिबान के आने से, उस हवाले से मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में ये सोच थी कि ये बेहतर हुआ है या सही हुआ है। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि वी शुड मूव फॉरवर्ड कॉशियसली, वी शुड रिमेन ऑन द राइट साइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जी आप क्या कहते हैं? हाँ नहीं, मैं चाह रहा था कि अफ़गानिस्तान के बारे में अगर कोई और पहलू पर भी सवाल आप करना चाहें, लेकिन ये याद रहे कि ये नागुज़ीर है, ये रिश्ता हमेशा कुछ कशीदगी का शिकार रहेगा। याद रहे आपको कि 1947 में पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो अक़वाम मुत्तहिदा में जब हमारी दरख्वास्त गई मेंबरशिप की, रुकनीत की, तो नॉट हिंदुस्तान बट अफ़गानिस्तान ने एहतराज़ किया, क्योंकि उनको जो रक़बा हमें मिला, वो ड्यूरेंट लाइन जिसको कहते हैं, वो तस्लीम नहीं करना चाहते थे। तो वो बात अभी तक एक जरासीम की तरह वो मौजूद है जहन में। तो एनीवे ये लेकिन पता है जे मेरा दिल चाह रहे हैं एक बात बताऊं, आप भी सुन रहे हैं, कुछ और लोग भी सुन रहे होंगे, वो दुरन लाइन को आज तक मानते नहीं। ये बात सही है,
لیکن درن لائن کو کسی انٹرنیشنل فورم پہ کبھی لے کے نہیں گئے کبھی نہیں۔ کیونکہ ایکچولی ان کا سٹانس اس حوالے سے کمزور ہے. اور وہ پھر وہ آبجیکشن جو جی، کیا تھا جی. انہوں نے ودرا کرنا پڑا ان کو 3 ہفتے کے بعد. Exactly. پلیز گو اہیڈ. جی السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر زہیب عباس ہے. میں انہی کو کنٹینیو کروں گا اسی کویشچن کو. ایسا کیوں آپ دونوں کو مطلب لگتا ہے کہ پاکستان کا جو افغانستان سے ریلیشن شپ ہے وہ ایک صرف طالبان کے ساتھ ہے، وہ کوئی ایک پراپر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کی فیلنگ نہیں آتی؟ مطلب اگر ان کیس طالبان کی گورنمنٹ ابھی ختم ہو جاتی ہے یا پہلے نہیں تھی تو ایسا ہمیں کیوں لگتا ہے کہ مطلب پاکستان اس کے علاوہ کیوں نہیں مطلب اس کو فکس ان کیوں نہیں کر سکتا؟ مطلب گورنمنٹ تو کسی کی بھی آ سکتی ہے، کولیشن آپ کے خیال گورنمنٹ میں آ سکتی ہے. ہماری جو ان سے تعلقات ہیں وہ براڈ بیسڈ کیوں نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ تو کیونکہ اگر اس کا بیک اپ بھی دیکھیں جیسے ناردرن الائنس وغیرہ بھی تھے تو ہم نے کیوں نہیں وہاں جا کے ادھر بھی اپنے کیوں نہیں مطلب اپنے انٹرسٹ کو ڈیولپ کیا؟ اتنا مطلب یہ مائیوپک اپروچ نہیں ہے کافی کہ مطلب اگر طالبان ہوں گے تو اٹس گڈ، نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بڑے ادب کے ساتھ نوجوان میں عرض کروں کہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ جو بھی حکومت ہو افغانستان میں اس کے ساتھ ایک مثبت رشتہ ہو. یہ ہمارے سیلف انٹرسٹ کی بات ہے. یہ درست ہے کہ ماضی میں جب طالبان کی پہلی حکومت آئی تو صرف 3 ریاستیں تھیں ساری دنیا کی جنہوں نے ان کو تسلیم کیا، سعودی عربیہ، یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور پاکستان. اور کیونکہ ان تینوں میں سے صرف پاکستان کی سرحد ملتی ہے افغانستان سے تو یہ تاثر بنا کہ جی ہم طالبان کے بڑے جانبدار ہیں. ہم جانبدار صرف افغانستان کی ریاست اور اس کے عوام کے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ جی یہ پارٹی ہو یا وہ پارٹی ہو، جو بھی ان کو چنیں. یہ تاثر ضرور ہے، ہو سکتا ہے ماضی میں یہ غلطی ہوئی ہو ہماری جانب سے، لیکن مجھے یقین ہے کہ موجودہ حکومت نہیں چاہے گی کہ کوئی افغانستان کا کوئی حصہ یہ محسوس کرے کہ پاکستان اس کے خلاف ہے. یہ انہوں نے واضح طور پر اور میں آپ کو ہمارے بتاؤں جو فارن منسٹر نے ٹرم کہا. بہت ہم استعمال کرتے ہیں، آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے اپنی انٹرنیشنل ریلیشنز کی یا دوسری کلاسز میں، افغان اونڈ، افغان لیڈ پیس پروسیس. یہ ٹرم پاکستان میں کوائن ہوئی اور ہم اسے آگے لے کر چلے ہیں. یہ پرسیپشن بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب جو آپ نے کہا کہ شاید ہم بہت کوئی پرو طالبان سٹیٹ ہیں. پاکستان آج بھی کہتا ہے کہ جی انکلوسیو براڈ بیسڈ گورنمنٹ ہو، اور جب ناردرن الائنس کی حکومت تھی ہم ان کے ساتھ بھی کام کر رہے تھے. جب عبداللہ اسلام آباد تشریف لائے تھے تو ہم نے ان کو اسٹیٹ ریسیپشن دیا تھا. تو جو بھی حکومت ہو افغانستان میں پاکستان نے ان کے ساتھ کام کیا. ہاں کچھ سینسٹیوٹیز ہیں جن کا ادراک نہیں ہو رہا تھا، وہاں پہ پاکستان اپنے کنسرنز ریز کرتا تھا. 2 ڈوسیئرز بنے، تھیٹر آف وار ایکسپینڈ ہو گیا تھا فرام دا ایسٹرن بارڈر ٹو دا ویسٹرن بارڈر. تو ظاہر ہے اس حوالے سے ہمارے کچھ مسائل تھے، کچھ سینسٹیوٹیز تھیں، ہیں اور شاید رہیں گی. جیسے جے نے کہا یہ ریلیشن شپ ہم بہت قربت میں بھی ہیں، لیکن جب قربت میں ہوتے ہیں تو مسائل بھی ہوتے ہیں. اینڈ اٹ ٹیکس 2 to tango سے ان کی طرف سے بھی. دیکھیے کارزائی صاحب اور اشرف غنی دونوں کئی دفعہ بڑے عجیب بیانات دیا کرتے تھے اور ہندوستان کا موقف زیادہ اختیار کرتے تھے. تو پاکستان حق رکھتا تھا ایک شک کی نگاہ کے ساتھ دیکھنا کہ کیا یہ کیا تاثر آپ پیش کر رہے ہیں دنیا کو کہ پاکستان افغانستان کے مفاد کے خلاف کام کر رہا ہے. تو there were difficulties but the onus is also on them, not just on Pakistan. لیکن جو جتنی بڑی ریفیوجی پاپولیشن پوری دنیا میں کسی ملک نے اتنے عرصے اتنی بڑی ریفیوجی پاپولیشن کو ہوسٹ نہیں کیا. میں افغانستان جاتی ہوں کابل، اور جتنے لوگ مجھے ملتے ہیں وہاں پر ان میں سے کم از کم 60% لوگوں نے ہماری جامعات میں تعلیم حاصل کی ہوتی ہے. اس وقت بھی ہماری یونیورسٹیز میں ان کے بچے پڑھ رہے ہیں، اور ہم کوئی بہت امیر ملک نہیں ہیں تو ہم اپنے بچوں کی جگہ ان بچوں کو بالکل بھائی بہن سمجھ کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. The same is true for health care. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان has been extremely accommodating. اور ایک جو پاکستان کی اسلام آباد کا کنسرن ہے وہ یہی ہے کہ یہ گراؤنڈ پہ کیوں نہیں ٹرانسلیٹ ہوتا، بیکاز افغانستان آن دا گراؤنڈ اسپیشلی لاسٹ 20 ایئرز میں ہیز بین اے ویری اینٹائی پاکستان اسٹیٹ. یہ فیکٹ ہے، ان کی سڑک پرو پاکستان نہیں ہے. اور ریفیوجیز کا ایک ایسپیکٹ. دوسرا ہماری معیشت بہت متاثر ہوئی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا گڈز منگوائے جاتے ہیں افغانستان، پھر واپس سمگل ہوتے تھے انٹو پاکستان.
and that affected prices in our country. हम import कर रहे हैं एक और level पर और वहाँ smuggled goods बेचे जा रहे हैं खुले आम. So we suffered a lot, not just looking after people, but economic cost. तो खैर एक और सवाल है जी हाँ, जेजे. please, बिल्कुल. जी हाँ. और मैं और जेजे अब कोशिश करेंगे हम छोटा जवाब दें जी हाँ जी हाँ मुख्तसर. ताकि ज़्यादा सवाल है. Absolutely, जी. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम सैयद मुबश्शिर वसी है और मैं डेवलपमेंट स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ. मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि तालिबान की गवर्नमेंट को तस्लीम रिकगनाइज़ करने के हवाले से है कि हमने अभी तक तो इस दफ़ा बल्कि किसी भी मुल्क ने अभी तक नहीं करा है, लेकिन इसके बावजूद हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अफ़गानिस्तान जा रहे हैं. अफ़गानिस्तान तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी इस्लामाबाद आए हुए हैं. तो उसमें डिले किस चीज़ का है, या उसको फॉर्मली उसको अप्रूव क्यों नहीं कर लेते, या फिर अगर हम किसी और मुल्क का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो कहाँ से हम चाह रहे हैं कि किसी यूरोपियन कंट्री से पहले उनको रिकगनाइज़ किया जाए, चाइना करे, रशिया करे, ये किस चीज़ का वेट है? देखिए एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है. अगर हम हकीकी जो ज़मीनी हकीकत है उसको देख के बात करें कि तालिबान के पास इस वक्त डी फैक्टो रिकग्निशन है और वो डी फैक्टो रिकग्निशन हर मुल्क की तरफ से है. यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी है, अमेरिका की तरफ से भी है. जो इदारे हैं, आप डेवलपमेंटल स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं, जो इदारे हैं क्योंकि वहाँ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम काम कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस काम कर रहा है, डी फैक्टो रिकग्निशन तो है. लेजिटिमेसी और रिकग्निशन इस वक्त तालिबान एक्टिवली सीख कर रहे हैं जो 90 की दिहाई में नहीं सीख कर रहे थे. और यही वो एक बारगेनिंग चिप है इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास कि उनको नच करें कि वो राइट साइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ पर आएँ और जो मसाइल हैं विमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, उनका इदराक करें. पाकिस्तान इज़ नॉट इन एनी रश टू गिव देम रिकग्निशन और लेजिटिमेसी. पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है. दोनों बॉर्डर्स फंक्शनल हैं, ड्यूटी फ्री वहाँ से हम सामान आने दे रहे हैं पाकिस्तान में, फ्लाइट्स कर रहे हैं. और इनखला में तो कोई मुल्क नहीं है जो पाकिस्तान के किरदार को नहीं सराहा रहा. हम हैंड होल्डिंग और मेंटोरिंग भी करना चाहते हैं इस नई हुकूमत की. इनको हुकूमत का तजर्बा नहीं है, लेकिन वी आर वेटिंग कि जी जब तमाम ममालिक इस तरफ बढ़ें तो ही पाकिस्तान बढ़े. पाकिस्तान वो नहीं करना चाहता जिसकी तरफ जे ने पहले जिक्र किया था. और हमने कीमत अदा की जब हम वो थे वन ऑफ ओनली 3 कंट्रीज विच रिकग्नाइज अफगानिस्तान. वो एक ऐसा ठप्पा लग गया हम पर कि जैसे कि हमने वो हुकूमत को वहाँ बिठाया है, विच इज़ नॉट ट्रू एट ऑल. तो दोबारा हम ये नहीं चाहते कि वी गो आउट ऑन अ लिम एंड टेक ऑल द फायर फ्रॉम एवरीवन सेइंग देखा ये पाकिस्तान ने दोबारा ये किया. लेट देयर बी अ ब्रॉडर कंसेंसस एंड इंक्लूसिव गवर्नमेंट. जो नॉर्दर्न अलायंस की बात हुई उसको भी शामिल करें. दैट्स व्हाट वी आर वेटिंग फॉर आई थिंक. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम मदीहा असलम है और मेरा सवाल है कि तालिबान गवर्नमेंट का क्या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान और चाइना के जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के ऊपर, और यूएस की क्या अप्रोच होगी टुवर्ड्स दिस इम्पैक्ट. बहुत कुछ आपने एक सवाल में समेट लिया. कोशिश करूंगी कि मैं आपके पूरे सवाल का जवाब दे दूं. देखिए एक बात तो तय है कि जो इस वक्त तालिबान जहां हैं उसमें चाइना का बहुत अहम किरदार है. बिकॉज चाइना वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़ जिन्होंने तालिबान के साथ इस गुफ्तगू का आगाज़ किया और उनको समझिए रिकग्निशन दी, ऑफिशियल रिकग्निशन दी इन द सेंस कि एज अ पॉलिटिकल एंटिटी उनसे बात की. और उसके बाद आपने देखा कि मॉस्को ने भी की और फिर सबसे अहम टर्न अराउंड उस वक्त हुआ जब अमेरिका ने की. तो इस बात तक तो अमेरिका और चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू में कन्वर्जेंस था कि अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल है वो सस्टेनेबल नहीं है और हसूल अमन के लिए हमें सियासी हल की तरफ जाना है. और इस सियासी हल में तालिबान बहुत फ़ाल समझिए किरदार है उनका और उनके बग़ैर ये नहीं हो सकता. हैविंग सेड दिस, ये बात बिल्कुल सही है. अगर आगे चल के हम देखें तो मेरे ख्याल है कि कुछ डिफरेंसेस होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस ये नहीं चाहेगा कि उसका किरदार अफ़गानिस्तान से कुल्ली तौर पर ख़त्म हो जाए, वो वहाँ अपना किरदार चाहेगा. चाइना हमेशा मैं एक बात कहती हूँ कि इकनॉमिक पिच पे खेलता है आकर ना. तो अभी भी चाइना इकनॉमिक पिच पे खेल रहा है अफ़गानिस्तान में. वो सपोर्ट करना चाहता है उनको एक्सप्लोरेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में. देव ऑल्सो ऑफर्ड देम अफ़गानिस्तान चाइना कॉरिडोर. चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर का ऑलरेडी हिस्सा है अफ़गानिस्तान. चाइना इज़ कॉशियस, बिलीव्स इन क्वाइट डिप्लोमेसी एंड इज़ इन नो रश टू मूव इन. और मेरा ख्याल है कि
चाइना और अमेरिका के जो इस वक्त राइजिंग कॉन्फ्रंटेशन है उसके असरात आप अफ़गानिस्तान पे भी देखेंगे और पाकिस्तान पे भी देखेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्या करना चाहता है? पाकिस्तान ने अपना थ्रस्ट चेंज किया है। हमने कहा है कि जी हम जियो इकनॉमिक स्टेट हैं और हमारे फॉरेन पॉलिसी मंत्रा बस दो हैं, कनेक्टिविटी और बैलेंस। ये बैलेंस बड़ी मुश्किल टाइट रोप वॉकिंग है। कल भी हमारी बात हो रही थी जे कोशिश करेंगे। बिकॉज यू नो ये कहा तो गया है रिसेंटली कि अब हम जियो इकोनॉमिक्स पर फोकस करेंगे, लेकिन तारीख में हमेशा रियासत अपने मफादात में इकोनॉमिक इंटरेस्ट शामिल करती है। हर रियासत, कोई ऐसी रियासत नहीं है जो मफाद नहीं सोचेगी। तो कुछ हद तक मुझे हैरत हुई कि इतना ज़्यादा अब नया स्ट्रेस हो रहा है कि हम अब जियो इकोनॉमिक्स पर तवज्जो देंगे। भाई आप तो शुरू से ही जियो इकोनॉमिक्स की तरफ हम तवज्जो देना चाहते थे और देना चाहिए हमेशा। ये एक अलग बात है कि बाज़ दफ़ा फौजी हमारे जो मुआहदे हुए अमेरिका के साथ, तो इसमें कोई इमीडिएट इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं था, बट एक स्ट्रेटेजिक जियो स्ट्रेटेजिक था रादर देन जियो इकोनॉमिक। हालांकि अमेरिका आज भी हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। लेकिन टू कंक्लूड द आंसर, आई थिंक बकाई ने कहा कुछ असर होगा likely on the China relationship with America, depending on how they calibrate their moves towards Afghanistan. किस हद तक ये वाज़े तौर पर एक competitive situation हासिल होगी। देखिए, और चाइना अमेरिका की भी जो रिलेशनशिप है ना, वो अगर हम किसी नई सर्द जंग की तरफ जा रहे हैं, वो उस तौर नहीं होगी जो आपने पहले देखी। बिकॉज कोई फायर वॉल्स नहीं है, कोई आइडियोलॉजिकल डिवाइड नहीं है, कंपल्शन है कन्वर्जन की। फॉर एग्जांपल अभी क्लाइमेट पे दोनों ममालिक के बीच में मुआहदा हुआ है और चाइना कॉन्फ्रंटेशनल नहीं है, चाइना असर्टिव है। इस वक्त चाइना कहता है कि मैं जहाँ हूँ उसका इदराक कीजिए, लेकिन कॉन्फ्रंटेशनल अभी भी नहीं है। इकोनॉमिक्स में तो अब नहीं है वो आइडियोलॉजिकल फ़र्क, लेकिन पॉलिटिकल कम्युनिज्म क्योंकि अभी तक जारी है चाइना में, और वो शायद वाहिद मुल्क के अलावा नॉर्थ कोरिया के, लेकिन नॉर्थ कोरिया तो बहुत ही ज़्यादा इंसुलेटेड एग्जाम्पल है। चाइना एक बहुत ही अनोखा मॉडल है। पॉलिटिकल कम्युनिज्म इज़ अलाइव एंड वेल एंड देयरफॉर आइडियोलॉजिकली बहुत फ़र्क है अमेरिका के साथ। तो वो ये फ़र्क एक कुछ हद तक टेंशन जारी रखेगा। जी, मेरा नाम सारा है जी। मेरी ट्रेनिंग इकोनॉमिक्स में है, तो मैं अपना सवाल भी उसी के अराउंड पूछना चाहूँगी। मेरा सवाल ये है कि अफ़गानिस्तान में मौजूदा हुकूमत को तस्लीम करने की इकोनॉमिक कॉस्ट हमें क्या आएगी? जैसे कि एक मैं आपको मिसाल देती हूँ कि हमने कोविड के दौरान भी देखा कि हमारी मौजूदा हुकूमत ने काफ़ी टूरिज़म पे अपना ज़ोर रखा कि, और राइटली उन्होंने ये कहा कि इकॉनमी बंद है तो सपोर्ट आवर ओन इकॉनमी, हमें टूरिज़म को वापस से बहाल करना चाहिए। तो अगर हम ऐसी एक हुकूमत को तस्लीम करते हैं तो क्या हम उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स को मेजर कर रहे हैं? एक मेरा सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि अगर हमारे बराबर में एक ऐसी हुकूमत आती है जो कि इंटरनेशनल बॉडीज़ में अभी भी जिस पे सवाल हो, आप हमारे गैलप पोल में 55% अवाम ने दिखाई है कि दे आर हैप्पी विद दिस गवर्नमेंट, तो क्या आपको लगता है कि ये इंस्पायर करता है हमारे यहाँ के लोगों को कि हम भी कुछ इसी किस्म के सिस्टम की तरफ जाएं? क्योंकि इसमें फिर डिवाइड आएगा कि हमारी ख़वातीन पढ़ती जा रही हैं, हमारे यहाँ तालीम हर दिन इट्स इंक्रीजिंग, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, हम वो इंस्पायर कर सकते हैं हमें? What will be the impact on our economy if we recognize अफगानिस्तान? ये याद रखते हुए कि अफगानिस्तान के मालियाती ज़राए इस वक्त बहुत शदीद बहरान का शिकार हैं कि इट हैज़ बीन अनड्यूली सब्जेक्टेड टू सैंक्शंस। उनके पास डॉलर्स की कमी है, उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर फ्रोजन। तो हमें इमीडिएटली कोई ख़ास मॉनेटरी गेन नहीं होगा, बट वी विल बी एबल टू मेंटेन जो तारीख़ी तौर पर हमारा उनके साथ रिश्ता रहा है, बड़ा मुफीद होगा कि उसमें हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे। बेशक वी विल नॉट गेट द गेन्स वी वुड गेट फ्रॉम अदर कंट्रीज़,
but some credit arrangements, some barter kind of arrangements, whatever we can get back from Afghanistan. So it will be overall a positive result. I don't think we will suffer any damage. And now that we have a border very well constructed fence, smuggling को कम करने में वो बहुत मददगार साबित होगा. I do not apprehend any negativity from that. एक्चुअली सारा मैं तो इसको बिल्कुल डिफरेंट लेंस से देखती हूँ ना, एंड आई सी द इकोनॉमिस्ट इन यू सॉर्ट ऑफ फिशिंग इट देयर. देखो ना, अगर अफगानिस्तान में अमन हो जाता है, जिसके लिए बहुत हम कोशिश कर रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं, सबकी काविश है, और अगर तालिबान वहाँ एक्चुअली ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट ले आते हैं और वहाँ ऑर्डर हो जाता है और बेहतरी आ जाती है, तो आपको पता है कि एक सेंट्रल एशियन स्टेट्स का जो पोटेंशियल अब तक अनलॉक्ड रहा है, अनटैप्ड रहा है, वो रियलिटी बन जाती है. इवन द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो पोटेंशियल है वो बहुत बेहतर हो जाता है. मतलब मैं बहुत बार अब ये बात कहती हूँ कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज़ नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक कॉरिडोर. अगर अफगानिस्तान में अमन हो जाता है तो इट कैन बी ऑल्सो बी अ पीस कॉरिडोर, और अमन के तो फिर डिविडेंड्स अनलिमिटेड होते हैं ना. तो मैं समझती हूँ कि अगर पाकिस्तान एक फ़ाल किरदार अदा कर रहा है वहाँ हसूल अमन के लिए, तो शायद इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी उसके समझने की ज़रूरत है. एंड वी आर इन नो रश टू रिकग्नाइज दैम. कुछ हमारे यहाँ पार्टीज़ हैं जो इस हवाले से बात करती हैं, वो उनकी सोच है, उनकी फ़हम है, लेकिन आप देखें कि हुकूमत बहुत सियासी तदब्बर का इजहार कर रही है, वो सपोर्टिव है, वो मदद कर रही है तालिबान की. लेकिन जहाँ इंटरनेशनल लॉ की बात है, यहाँ या इंटरनेशनल लॉ के इश्यूज़ हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स हों, विमेन राइट्स हों, ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट हो, उन तमाम पॉइंट्स पर पाकिस्तान वहीं खड़ा है जहाँ इंटरनेशनल कम्युनिटी खड़ी है. तो मैं तो समझती हूँ कि अगर वहाँ अमन हो गया तो खित्ते की किस्मत बदल जाएगी. एब्सोल्युटली. नाजरीन, पहले सेगमेंट का इख्तिताम, अभी वापस हाजिर होते हैं दूसरे सेगमेंट के साथ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का रिश्ता. नाजरीन, वेलकम बैक. इस सेगमेंट में हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान का रिश्ता, तारीख़ी तौर पर और मौजूदा सूरत हाल, मुस्तक़बिल के प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे. डॉक्टर हुमा बखाई मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं. द फील्ड इज़ ओपन फॉर यू. जी. अच्छा जी. आपको याद होगा हमारे चीफ ऑफ द स्टाफ ने एक दफ़ा बोला था कि वी शुड ग्रैब द लो हैंगिंग फ्रूट्स. सो इज़ इट पॉसिबल कि हम बिना कश्मीर का जो मसला है उसको एड्रेस किए या उसको हल किए, इंडिया के साथ जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं उनको किसी हद तक या पूरी तरह नॉर्मलाइज कर सकते हैं? देखिए, ये बात सही है कि पाकिस्तान ये कहता है लेट्स टर्न द पेज ऑन हिस्ट्री, और हम आज भी इतनी तमाम तर मसाइल के बावजूद, मोदी सरकार की बिलिग्रेंस के बावजूद, मतलब इंडिया में इस वक्त नस्ल कुशी हो रही है, कश्मीर में नस्ल कुशी है, कोई ऐसा जुल्म नहीं है जो वहाँ नहीं हो रहा, और जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ है उसका हर चीज़ उसके बरखिलाफ़ है, ह्यूमन राइट्स के भी बरखिलाफ़ है, इंक्लूडिंग ब्लैक डाउन्स एंड शट डाउन्स. और मैं अब एक और बात बताऊँ, अहद 7 दफ़ा पाकिस्तान जो है बग़ैर किसी कंडीशन के इंडिया के साथ डायलॉग में गया है. ये पहली दफ़ा है 370A के बाद जहाँ उन्होंने मस्त कर दिया अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन. वहाँ जा पाकिस्तान ने कंडीशन किया है कि आप ये सिचुएशन एड्रेस कीजिए, फिर हम ताल्लुकात बेहतर करेंगे, बात करने के लिए तैयार हैं. अभी भी हम कहते हैं वे रेडी फॉर फंक्शनल रिलेशनशिप. कश्मीर को वो उस नहज पे ले गए हैं कि अब मेरा नहीं ख्याल कि हम अनलेस इट इज़ एड्रेस्ड ताल्लुकात को आगे बढ़ा सकते हैं. एंड पाकिस्तान हैज़ ट्राइड. पाकिस्तान इस वक्त बॉल कुल्ली तौर पर इंडियन कोर्ट में है. टोटली वो रिस्पॉन्ड करे हमें तो पाकिस्तान फिर बातचीत करने को तैयार है. जी जी जी, आप कुछ नहीं, बिल्कुल. दोनों रियासतों ने इस वक्त इतना एक रिजिड स्टैंड ले लिया है कि मेरी राय में सिर्फ सीक्रेट बैक चैनल टॉक्स के ज़रिए इस रिजिडिटी को किस तरह अनरिजिडिफाई किया जाए उस पर मुज़ाकरात की ज़रूरत है. ये पब्लिक में और मीडिया में तो गुफ्तगू मुमकिन नहीं. हमारा मीडिया ज़्यादा तवाज़ुन रखता है, ठहराव रखता है बनिस्बत इंडिया के मीडिया के. तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज़ हॉस्टेज टू इंडियन मीडिया. लिहाजा इस रिजिडिटी से आगे बढ़ने के लिए
only secret back channel talks will do. और उसका क्या नतीजा निकलेगा, only time will tell, but that can be attempted and it should be attempted. लेकिन इस वक्त नहीं मुझे लगता, टू आंसर योर क्वेश्चन, कि हम नहीं, जो हालात है वहाँ पे हम कश्मीर छोड़ के बात नहीं कर सकते. Absolutely. There is no कश्मीर question. अहम है और ज़रूरी है, और बायलैटरल इशू ही नहीं रहा, पूरे खत्ते का अमन होस्टेज है. जी. मेरा सवाल जो है वो डिसइंफॉर्मेशन के हवाले से इंडियन मीडिया की. अभी हमने रिसेंटली देखा कि पाकिस्तान ने सेमीफाइनल हारा है, तो वहाँ पे इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया में हसन अली के ख़िलाफ़ एक बाकायदा कैंपेन चलाई गई है कि पाकिस्तानी इसको टारगेट कर रहे हैं बिकॉज ही इज़ फ्रॉम एल तशे फिक. तो पाकिस्तानी स्टेट के पास क्या टूल्स हैं कि इसको काउंटर करने के लिए? दो हमारे रिस्पॉन्सेज हैं इस पर. एक के बावजूद इस हकीकत के कि पाकिस्तान में मुसलमानों में फ़िरक़ा वारियत तो एक मनफी अंदाज में हमें नहीं सोचना चाहिए, फ़िरक़े मौजूद हैं, हर मज़हब में फ़िरक़े होते हैं, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान में फ़िरक़ों के दरमियान हम आहंगी है. कभी भी इस नुक्ते को मरकज़ नहीं बनाया गया झगड़े फसाद का कि जी फलाना क्रिकेटर या फलाना हॉकी प्लेयर फलाने फ़िरक़े से रखता है इसीलिए उसकी कारकर्दगी ज़्यादा है या कमज़ोर. इट्स एब्सोल्यूट नॉनसेंस. और ये निशानी है इंडिया के फ्रस्ट्रेशन की और डेस्परेशन की कि वो उनको कुछ और नहीं मिलता बहाना, तो समझते हैं कि इसके ज़रिए पाकिस्तान में एक गलत किस्म की कैफियत फैलाई जाए. दैट्स वन. सो लेट देम स्प्यू दैट हेट्रेड. आई डोंट थिंक इट विल अफेक्ट पाकिस्तान इन एनी वे. नंबर वन. नंबर टू, हमें चाहिए कि जिस तरह वो जहर फैलाते हैं, हमारा इंस्टेंट रिस्पॉन्स कैपेसिटी थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू मास मीडिया, इसमें हमें इजाफा करने की बड़ी शदीद ज़रूरत है. हमने माजी में इसको बहुत नज़रअंदाज किया, कोई सरमाया नहीं लगाया. अब जाकर माशाल्लाह बोथ फौज में भी और सिविल में इसका एहसास बढ़ गया है एंड वी हैव इंक्रीज्ड आवर कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड. तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि हम जवाबी तौर पर गुमराह कुन खबरें उनके बारे में फैलाएं. लेट अस मेंटेन आवर डिग्निटी एंड आवर रिकॉर्ड एंड नॉट स्टूप टू दैट लेवल जो इंडिया वांट्स टू स्टूप टू. सम एलिमेंट्स इन इंडिया. दैट्स माय रिस्पॉन्स. लेकिन जे ये बात तो है ना, दैट दे डू यूज फेक न्यूज एज अ वेपन अगेंस्ट अस. absolutely, ये तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल तो करते हैं, बिल्कुल. Absolutely, तो वहाँ शायद हमें भी काउंटर करने की और हमें जरूरत है. फौरन दुनिया को आगाह कर देना चाहिए कि दिस इज फेक न्यूज. वी शुड बी मच मोर रोबस्ट एंड एक्टिव ऑन द ग्लोबल मीडिया सीन देन वी हैव बीन. हमें चाहिए ज्यादा हम मुतहर्रिक हों इस पर. जी. दूसरे सवाल पे जाएं. जी डॉक्टर साहब. मेरा सवाल ये है कि एक जो नॉर्दर्न इंडियन का पर्सपेक्टिव है वो पूरे इंडिया पे हम लागू मतलब क्यों करते हैं? जो आप यूएई वेबसाइट पे भी देखें तो मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम साउथ इंडिया, जो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो एक सॉफ्टवेयर इमेज आता है उनसे मिलके, ना कि नॉर्दर्न इंडिया से. तो हम सवाल आप बेहतर बताएंगे कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनको एक साउथ या नॉर्थ के डिवाइड से उनको ट्रीट करें या उनसे बातचीत की जाए, ना कि जो नॉर्दर्न रियासतें हैं उनकी उनको पूरा उनको ही होलसम लेके मतलब टोटल इंडिया को उस पर लागू कर डॉक्टर दें? साहब बिल्कुल बजा फरमा रहे. हमारी लार्जली ब्लैंकेट अप्रोच है इन आर रिस्पॉन्सेस, लेकिन अगर आप देखें तो करतारपुर इज़ अ फैंटास्टिक एग्जाम्पल. और बावजूद उन तमाम तर मसाइल के जो हमारे इंडिया से रहे, करतारपुर फाल है और जो सिख डायस्पोरा है वो उसको अप्रिशिएट भी करता है. और ऐसे भी मुझे इस वक्त नाम नहीं याद आ रहे, शायद आप लोग मुझे याद दिला दें, चंद ऐसे लोग भी आए उन यात्राओं पे जिनके खिलाफ फिर इंडिया में कैंपेन चली कि वो क्यों आए यहाँ पर, हाई प्रोफाइल पीपल. और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छे तौर इस सूरत हाल को कल्टिवेट कराए और इंडिया उसको स्टोन वॉल करता है. लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, हम वहाँ और काम कर सकते हैं. और हमें चाहिए कि उनके जो सदर्न ज़बानों में ज़्यादा महारत, ज़्यादा रवानी के साथ पाकिस्तान के एक्सटर्नल ब्रॉडकास्टिंग एज वेल एज सोशल मीडिया यूज़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, इवन मराठा विच इज़ मच क्लोजर देन दे, बट द रीजनल लैंग्वेजेस, उनमें हमारा कंटेंट मतन हमें पैदा करना चाहिए जिसमें हेट इंडिया का अंदाज ना हो, लेकिन दोस्ती और एक तवाज़ुन पर मबनी मतन पेश करना चाहिए ताकि उन्हें एहसास हो कि पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज़ नफ़रत की निगाह से नहीं देखते हैं इंडिया के अवाम को,
اور وہ رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی ریجنل آئیڈینٹیٹیز. پتہ ہے جے اس میں سے ایک اور بڑی عمدہ، ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے مجھے لگ رہا ہے بات نکل رہی ہے، وی ڈونٹ ہیو ریسرچ سینٹرز آن انڈیا. دیکھیے انڈیا کو رسپانس دینے کے لیے انڈیا کو کلی طور پہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ان کے یہاں پاکستان پہ بہت ریسرچ سینٹرز ہیں، ان کے یہاں چائنا پہ بہت ریسرچ سینٹرز ہیں. ہماری چائنا کے حوالے سے بھی فہم اس طور کم ہے کہ ہم اس کو ملک کو سمجھیں، اور کیونکہ ظاہر ہے ہماری اتنی اچھی کنورجنس ہے، تو میرا خیال ہے جو اوور آل آپ تو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے یہاں ریسرچ کا کلچر جو ہے وہ کمزور ہے، اسے بھی شاید اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. آخری سوال جی. میرا دوسرا سوال بھی اکنامکس سے ہی ہوگا. جی. ہمیں لٹریچر یہ بتاتا ہے کہ اکانومیز کبھی آئسولیشن میں گرو نہیں کرتی. اتفاق سے ہمارا کچھ لوکیشن کچھ اس قسم کی ہے جس کو ڈیسائیڈ کرنے میں تھوڑی محنت لگتی ہے کہ از اٹ ریئلی فارچونیٹ اور انفارچونیٹ. ہم لوگ کے ٹائز جو ہیں وہ اپنے اکنامک ٹائز دیکھیں تو چائنا کے ساتھ ہمارے اپنے خطے میں تمام سب سے زیادہ مضبوط ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمارا بارڈر کافی چھوٹا ہے. انڈیا کے ساتھ ہم کافی بڑا بارڈر شیئر کرتے ہیں. تو ابھی یہ تو بات انڈرسٹوڈ ہے کہ اس وقت تو ایک بہت پاپولسٹ حکومت ہے انڈیا میں، جو کہ اس بات کو کسی صورت وہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے. لیکن کیا آپ اکنامک ٹائز پاکستان اور انڈیا کے بہتر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں سے اگلے 50 سالوں میں؟ 50 سال؟ ارے لڑکی ذرا رحم کر. یہاں تو آئندہ 1 سال 2 سال میں جو تیز تر تبدیلی آ رہی ہے ساری دنیا میں، ٹیکنالوجی میں، شفٹنگ ریلیشن شپ میں، وی کانٹ پریڈکٹ 50 ایئرس فرام ناؤ. بٹ ماضی سے ہم سبق دیں. ماضی میں پاکستان کا دل اور دروازہ اتنا وسیع ہے، اتنا بڑا ہے کہ تلخ رشتے کے باوجود ہم نے انڈیا کو فیور کیا. انڈیا سے ایک وقت میں ہم 1.5 سے 2 بلین ڈالرز امپورٹ کر رہے تھے، اور ہم صرف 400-500 ملین ڈالر ایکسپورٹ کر رہے تھے. ہم تیار تھے کیونکہ وہ انہوں نے نان ٹیرف بیریئرز ایسے لگائے کہ ہماری ایکسپورٹس جلد نہیں پہنچ پاتے تھے. تو وی آر آلویز اوپن مائنڈیڈ. بٹ دس ٹائم دا ڈفرنس از سم لچک، سم انڈیکیشن کہ کشمیر کے بارے میں بھی وہ بات کریں. کیونکہ ماضی میں ہم نے اس کو بیک برنر پہ تو نہیں، ہم نے سائڈ برنر پہ رکھ کے ٹریڈ کو پروموٹ کیا، اور اس کی بڑی قیمت ہم نے ادا کی کہ وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ ناؤ وی کین ٹیک کیئر آف پاکستان بیکاز دے پٹ کشمیر آن دا سائڈ برنر. اینڈ کشمیر از اے کوشچن، فنڈامنٹل پرنسپل ہے، یہ اصول ہے انسان کے حقوق کا. تو وی کانٹ افورڈ ٹو ڈو دیٹ. بٹ آئی ہیو optimistic prospects for improved trade provided they agree to discuss Kashmir. And South Asia is one of the most disintegrated regions in the world. It's glass half empty. اور اس بارے میں تو بہت ورلڈ بینک کی اور دوسری رپورٹس آئی ہیں. لیکن جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا نا کہ the ball is in the Indian court. پاکستان تو آج بھی فنکشنل ریلیشنز کے لیے تیار ہے دونوں بارڈرز پر. اور پاکستان ایکچولی آپ دیکھیں بہت اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے ان اٹس رسپانس. بالاکوٹ ہوا اور ایسی کئی پرووکیشنز ہوئیں جو صورتحال کو بہت مخدوش کر سکتی تھیں. بٹ پاکستان ایکچولی ایکسرسائز اسٹریٹجک ریسٹرینٹ، سیاسی تدبر. ہم نے یہ تو باور کرایا کہ آپ یہ کھلواڑ ہم سے نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے صورتحال کو ایسکیلیٹ نہیں ہونے دیا. تو اب انڈیا کو دیکھنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طور ہسٹری میں جاتا دیکھتا ہے. ناظرین، سیکنڈ سیگمنٹ کا اختتام، اور اب تیسرے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. بریف مڈ بریک. تھینک یو. ناظرین، ویلکم بیک ٹو دس تھرڈ سیگمنٹ. اس تیسرے حصے میں ہم پاکستان اور امریکہ کے رشتے کے بارے میں ہمارے نوجوان ساتھیوں سے دریافت کریں گے کہ کیا آپ ہمیں کچھ سکھانا چاہیں گے یا آپ کچھ ہم سے سننا چاہیں گے. ڈاکٹر ہما بقائی تشریف رکھتی ہیں، فرمائیے. میرا نام مہنور ارشاد ہے، میں بھی ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ کی ابھی کیا اسٹریٹجی ہوگی ناؤ، بیکاز دے ہیو ہیوج ملٹری کیپیبلٹیز ناؤ دیٹ دے ہیو withdrawn فرام افغانستان. جی جواب دیں گے. بس میں صرف ایک جملہ کہوں گی کہ جو امریکہ کی اندر سے رپورٹس آ رہی ہیں نا، وہ میرے خیال ہے کہ ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہیں.
کیونکہ بہت سیریس سوال اٹھ رہے ہیں ان کی افغانستان کی اسٹریٹجی کے حوالے سے، اور اس سے بھی جو اہم بات سامنے آئی، کیونکہ وہاں پہ ایک ریسرچ کا کلچر ہے کہ اس جنگ کی قیمت اتنی بڑھ گئی تھی کہ یو ایس کے لیے ان افورڈیبل ہو گیا تھا، اور وہ اس لیے بھی وڈرال چاہتا ہے کہ اب وہ کانسنٹریٹ کرنا چاہتا ہے ایمرجنگ چائنا پر، نیو رشیا پر. تو میں تو اس کو اس طور دیکھتی ہوں، بٹ جی آپ بتائیے. اور کاسٹ کے بارے میں نا بھی ایک عجیب بات ہے، وہ بہت اس کا چرچا ہوتا ہے کہ جی امریکہ نے بلینز آف ڈالرز، آلموسٹ 1 ٹریلین خرچ کر دیے. جب آپ ڈیٹیل دیکھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ 75 سے 80% آف دیٹ سو کالڈ 1 ٹریلین واز گوئنگ بیک ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس. ان کے افواج کی تنخواہیں، ان کے کانٹریکٹرز کے فیس اینڈ دیگر، اور so that money was not spent on Afghanistan, it was spent for American interests in Afghanistan. اور وہ جو 20% بچ گیا، جو اصل گیا ریاست افغانستان میں، انفارچونیٹلی کرپشن کا شکار، بہت بڑا حصہ اس کا عوام تک پہنچا ہی نہیں. تو اگر امریکہ اپنے مستقبل کو دیکھے گا وہ یہ دہرانے کی کوشش نہیں کرے گا، بیکاز there has been such a terrible blow back on that, but its interests will remain. جیسے آپ نے خود فرمایا کہ اس کا ایک ملٹری پریزنس ہے تھرو آؤٹ دا گلوب، اور قطر میں جو بیس ہے پاکستان سے وہ چاہتے ہیں کہ اوور فلائٹ کی اجازت ملے، وہ تو چاہتے ہیں کہ بیس بھی دیا جائے ان کو. تو یہ ایک بہت ہی نازک مرحلہ ہے، ان کے ساتھ نیگوسیٹ کرنا ہے. امریکہ کے ساتھ ہم اپنا رشتہ برا بھی نہیں بنا سکتے. اٹ از آر لارجسٹ ایکسپورٹ مارکیٹ اینڈ اٹ ہیز انفلوئنس پورے دنیا کے مالیاتی نظام پر. ہر روز ٹریڈنگ جو ہوتی ہے 60% کم سے کم ٹریڈنگ از ان ڈالرز، تو دے کین افیکٹ ایڈورسلی دیٹ. تو وی ہیو ٹو ٹیک ریکگنیشن آف دوز فنڈامنٹل فیکٹس اینڈ مینیج دا ریلیشن شپ. جو کل ایک خبر آئی ہے جو مجھے لگتا ہے اشارہ ہے اس بات کا کہ امریکہ ابھی شاید ڈائریکٹلی افغانستان میں آنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے قطر کو انگیج کیا ہے ایز دیئر فیس ان افغانستان. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید مستقبل قریب میں وہ ڈائریکٹ انٹریکشن کو نہیں دیکھ رہے، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید مستقبل قریب میں وہ آفیشیل ریکگنیشن کی طرف بھی نہیں جائیں گے. یہ میرا اندازہ ہے، ہو سکتا ہے غلط ثابت ہو، لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سے مجھے ایسا لگتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ یو ایس از ہیوج، اور اس کی پریزنس بھی ہے اور اس کا کلاؤٹ بھی ہے، اور اس کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اگینسٹ کام کرنا مڈل پاور ہے جیسے پاکستان، اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. بعض دفعہ بین الاقوامی امور میں 180 ڈگری کا فرق آ سکتا ہے اچانک، اور کبھی کبھی اندرونی معاملات پہ بھی. مثلا ساؤتھ افریقہ میں ایک ایسا شخص تھا صدر پریزیڈنٹ ڈی کلارک، جو انتقال کر گئے 2 دن قبل، جو کنزرویٹو تھے، وائٹ ریسزم کا سمبل تھے. اچانک اس شخص نے ایک ایسا ٹرن لیا کہ اپارتھائڈ کے نظام کو ختم کر دیا. انٹر اسٹیٹ ریلیشنز میں امریکہ اور چائنا کے درمیان پاکستان کے تعاون کی وجہ سے جولائی 1971 میں 180 ڈگری چینج آیا. یہ ممکن ہے کہ افغانستان کے بارے میں بھی پاکستان کا کوئی ایسا مثبت رول رہے اور حالات افغانستان میں ایسے تبدیل ہوں کہ there can be an improvement in the Afghan-US relationship in which Pakistan may play a positive role. یہ بھی ممکن ہے. اور جی آپ یہ تو انکار نہیں کر سکتے نا کہ اس پورے قصے میں سی آئی اے بہت ایکٹیولی کام کر رہی تھی اور وہاں انگیج تھی، اور ابھی بھی انگیجڈ ہے طالبان کے ساتھ. Quite right, quite right. So anything can happen. You should be prepared for the unexpected. کوئی سمجھے؟ Unexpected. That is the whole essence of human behavior. سوال لے سکتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام محمد حارث ہے. فرسٹ آف آل تھینک یو فار انوائٹنگ us. It's an honor to be amongst you intellectuals. My question is related to political ideology between Pakistan and the US. So as we already know, there's a slight divide in the US when it comes to red states and blue states, conservatives, liberals, rightists and leftists. کچھ مہینے پہلے، 1 سال پہلے، the governance was purely right, Republican, Donald Trump, right?
Now it tends towards the left. यहाँ पे अगर पाकिस्तान का थोड़ा सा ऑब्जर्व किया जाए, एंड दिस इज़ माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो हमारी गवर्नेंस आइडियोलॉजिकली लीन्स टूवर्ड्स अ लिटिल टू द राइट when compared to other political parties. So there are two aspects of questions my question in this. First aspect is, how is this difference in political ideology, the left in the US and slightly right to the in Pakistan, how is this going to influence our culture, our future and our relations? This is first part of the question. The second part is, recent reports of the United States have reported that जो अभी जो बाइडन की गवर्नेंस है उसमें इकोनॉमिकली यूएस इज़ नॉट परफॉर्मिंग एज दे एक्सपेक्टेड इट टू बी. तो यहाँ से एक ये आइडिया ले सकते हैं हम कि इट्स नॉट एज कॉम्पिटेंट एज आई अस्यूम. तो ये दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो कॉम्पिटेंस के हवाले से हाउ आर वी गोना मैनेज रिलेशंस, एंड दूसरा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हवाले से डिफरेंस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं. पाकिस्तान और अमेरिका का एक अजीब व गरीब रिश्ता रहा है, क्योंकि उसका एक इतना वसी एक मौजूदगी है अमेरिका के कंटेंट की, मतन की, इकोनॉमी की. गली गली में पाकिस्तान में अमेरिका मौजूद है विद अ ब्रांड नेम. तो मैं नहीं समझता कि वो मौजूदगी मुतासिर होगी कोई भी नज़रियाती अगर फ़र्क हो. ओवर द पास्ट 74 years कई नज़रियाती चेंजेस आए हैं पाकिस्तान में, बट दैट काइंड ऑफ इकोनॉमिक इंटरैक्शन, कल्चरल इंटरैक्शन, और कल्चरल मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि इकोनॉमी और कल्चर का एक बड़ा गहरा रिश्ता है. सो आई डोंट सी द डिफरेंस ऑफ द लेफ्ट एंड द राइट affecting that part. That will remain more or less constant because it is our most important export market, and so many people want to go to the United States. It has probably the world's best higher education system. लेकिन साथ साथ हम मजम्मत करते हैं जिस तरह वो इज़राइल को सपोर्ट करते हैं, कश्मीर को नज़रअंदाज करते हैं, वो अलग अपनी जगह. देखिए, आपका सवाल एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं शायद आपसे पलट के सवाल पूछूं, आप सबसे पूछूं कि आपको लगता है कि ये जो आप जिस डिवाइड का आपने जिक्र किया या जिन टेंडेंसीज़ या रवैयों का जिक्र किया, क्या ये अमेरिका तक महदूद हैं? ये तो हिंदुत्व की सूरत हाल में इंडिया में भी मौजूद हैं. हमारे यहाँ भी थोड़ा सा राइज ऑफ एक्सट्रीमिज़म है. आपको ऐसे फैक्शन ज़्यादा फाल होते नज़र आते हैं. तो और देखिए, मैं एक जुमला हमेशा कहती हूँ कि ट्रंप चला गया है, ट्रंपिज्म नहीं गया है, क्योंकि बाइडन ने इलेक्शंस विन किए, लेकिन जितना वोट ट्रंप ने हासिल किया वो अनप्रेसिडेंटेड था. तो जो रिपब्लिकन्स हैं वो उसको कैश करने के लिए तैयार बैठे हैं. और एक और बात भी है कि देखिए, बाइडन इज़ इन अ वेरी डिफ़िकल्ट पोजीशन, क्योंकि जो ट्रंप के बाद ये आए पावर में, और ये भी मतलब हम अपनी इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं, दिस इज़ ऑल्सो द प्ले ऑफ अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट इज़ कमिंग बैक इनटू पावर. उसको आप सॉफ्टली जैसे मर्जी कह दें. मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो बाइडन की प्रेसिडेंसी है वो गुजरेगी डैमेज कंट्रोल में, कोर्स करेक्शन में और इमेज बिल्डिंग में. कुछ चीज़ें वो इमीडिएटली कर पा रहे हैं, कुछ जगहों पे वो फंस गए, क्योंकि जो रिपब्लिकन्स हैं वो कंप्लीट टर्न अराउंड उस पॉलिसी से नहीं चाहते जो ट्रंप की थी, बिकॉज उसने उनको बहुत वोट दिए. सो वाइट सुपरमेसी की बात कम हो रही है, बट वाइट सुपरमेसी क्या ख़त्म हो गई है या वो सोच वहाँ ख़त्म हो गई? हरगिज़ नहीं है. और वो इलेक्टोरल गेंस में इंडिया में भी बहुत फाल हुई, हिंदुत्व इलेक्टोरल गेंस, एक डेमोक्रेसी तकरीबन एक ऑटोक्रेसी बनने जा रही है. And same is in some ways true. I think it's a global phenomena. It's not just confined to US or us. Last question. जी. जब अमेरिका को 47 के बाद इंटरेस्ट हुए हमारे रीजन में, पाकिस्तान काफ़ी क्लोज हुआ ना उससे, लेकिन अब जैसे देख रहे हैं आप कि अब चाइना का है, फिर आपने खुद भी बताया कि अफगानिस्तान से अमेरिका विड्रॉ कर लिया, मोस्ट प्रोबेबली वापस भी नहीं आएगा फिजिकली. तो जो ये रिलेशनशिप या लव एंड हेट का आप कहें, अगर अमेरिका इस रीजन में इतना नहीं रहता, तो इन फ्यूचर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान से उसकी दूरी बढ़ेगी और कोई ऐसा इंटरेस्ट हो सकता है अफगानिस्तान के अलावा? डॉक्टर साहब के रीजन में रहेगा, कतर में रहेगा और बहरीन में रहेगा, सऊदी अरेबिया में रहेगा. इस रीजन से जा नहीं रहा वो, और उसकी टेक्नोलॉजी उसको ऐसी काबिलियत देती है कि बगैर क्या बूट्स ऑन द ग्राउंड के भी इट कैन मेंटेन अ प्रेजेंस सेंट्रल एशिया के ममालिक के ज़रिए और गल्फ के ज़रिए. सो इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, दैट मच वन इज सर्टन, बट द वे इन विच इट इन्फ्लुएंसेस will change, may change.
right? So the American presence is going to remain a factor in this region. एंड आई ऑल्सो थिंक कि ये बहुत हाइप हो गई है इस बात की कि हम यूटिलिटी पार्टनर हैं और ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है कि कायदे आज़म ने ना बहुत पहले कह दिया था कि पाकिस्तान इज़ अ पिवट स्टेट. पीपल आर कमिंग बैक टू दैट. अभी एक रशियन स्कॉलर है जो कहता है पाकिस्तान इज़ अ जिपर स्टेट. ये यूरोप और एशिया में बीच में जिपर स्टेट के तौर पे. तो मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान की जोग्राफिकल लोकेशन है वहाँ इंगेजमेंट इज़ बाय कंपल्शन. ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है कि हम 2 दफ़ा फ्रंट लाइन स्टेट्स थे इन कॉन्फ्लिक्ट और अब जो चाइना का बहुत बड़ा इकोनॉमिक इनिशिएटिव आया है उसमें भी इन सम वेज फ्रंट लाइन स्टेट हैं. चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर फ्लैगशिप है. तो मुझे ये लगता है कि ये इस पूरे कॉन्स्ट्रक्ट को भी हमने बहुत हाइप दे दी कि ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है. बस 70 साल हो गए, इंगेजमेंट तो चलती है, ऊपर नीचे हो जाते हैं ताल्लुकात. सिर्फ जो मसला है जो इस पे मैं बात ख़त्म करना चाहूँगी, शायद वक्त की भी कमी है. देखिए चाइना के साथ भी मसाइल होते हैं बट चाइना इंडल्जेस इन क्वाइट डिप्लोमेसी. यूएस अनफॉर्चुनेटली पब्लिक डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करता है जो रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचाती है. ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है. नहीं बिल्कुल सही. पब्लिक डिप्लोमेसी से मुराद ये है कि पब्लिकली कुछ कहना नामुनासिब है. और वेंडी शर्मन उनकी जो आई थी अभी कुछ हफ्ते पहले, बहुत ही नामुनासिब अंदाज में मुंबई में बात की उसने और ये तक कहा मुंबई में खड़े होकर कि जी मैं पाकिस्तान सिर्फ जा रही हूँ एक ख़ास नैरो मकसद के लिए, नॉट टू हाइफनेट इंडिया, और मैं आपको आगाह करूँगी मज़ाकरात के बाद कि हमारी क्या बातचीत हुई है पाकिस्तान के साथ. आई मीन सो ये मतलब मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रही थी जो लेकिन अब जब जेजे ने ये बैकड्रॉप किया है तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ये कह दूं. यू नो दे ऑलमोस्ट यूज पब्लिक ह्यूमिलेशन एज अ टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी और फिर पाकिस्तान के लिए वो मसले खड़े हो जाते हैं ना. पाकिस्तान इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली एन एंटी अमेरिकन स्टेट. तो इन सम वेज मुझे लगता है कि कुछ चेंज ऑफ एटीट्यूड उनकी तरफ से भी होना चाहिए and we should be comfortable in our place today. That's how I see it. बिल्कुल. आज के प्रोग्राम में नाजरीन हमने 3 ऐसे रियासतों के साथ हमारे रिश्ते के बारे में गुफ्तगू की, सवालात सुने. एक एक का अपना एक अनोखा दर्जा है. अफ़गानिस्तान जिसके साथ एक इमीडिएट जोग्राफाई एक प्रॉक्सिमिटी है, लसानी बुनियाद पर पख्तून पॉपुलेशन के ज़रिए भी एक हम आहंगी है, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान जिसके साथ कोई एथनिक हमारा एफिलिएशन नहीं है लेकिन बहुत ही शदीद टेरिटोरियल एंड ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ हैं कश्मीर के हवाले से, और वो एक अनअवॉइडेबल रिलेशनशिप है. और तीसरा एक ऐसा रिश्ता 10,000 मील दूर एक ऐसा मुल्क अमेरिका, लेकिन उसका भी एक बड़ा भारी असर होता है पाकिस्तान के इकॉनमी के बारे में भी और हमारे इंटरनेशनल रिलेशन पे. वेरी कॉन्ट्रास्टिंग कंट्रीज. अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते के बारे में कुछ ऐसे दस्तावेज़ तकरीबन 60 साल के दौर में जो डिक्लासिफाई हुए अर्ली 2002 के बाद, ये किताब मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा, ख़ास तौर पर हमारे तालिब इल्मों के लिए और हमारे जनरली असातिज़ा के लिए. इट इज़ कॉल्ड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड पाकिस्तान 1947 to 2006, a documentary study. रश्मि जैन ने इसको कंपाइल किया है एंड यू कम अक्रॉस रिमार्केबल फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री. क्या कहा गया 1947 में, क्या कहा गया 2000 में, 9/11 के बाद किसने क्या कहा. ज़रूर देखिएगा, मुमकिन हो आपके अगर आपको इत्तेफाक हो इस किताब को पढ़ने का. बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का. अब आप आराम से हमें स्विच ऑफ कर सकते हैं. लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूं. मैंने ये चौथी नशिस्त थी हमारी और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आ जाया. सो थैंक यू सो मच. आइंदा हफ्ते फिर 5वें प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे. आपकी दिलचस्पी का शुक्रिया. खुदा हाफिज.